तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली न्यूज़ करंट अफेयर के सेशन में। और इस डेली न्यूज़ करंट अफेयर के सेशन में मैंने थोड़ा सा बस चेंज किया हुआ है। इसके बाद मैं आज की करंट क्लास को स्टार्ट करूँगा। चेंज गाइज ये कि अभी तक जो मैं 4 या 5 अखबारों की सुर्खियों को यूज करता था डेली करंट अफेयर को बनाने में, उससे दो प्रॉब्लम सामने आ रही थी। एक प्रॉब्लम ये सामने आ रही थी कि एक तो करंट अफेयर की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जा रही थी। दूसरे क्या हो रहा था, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था। ऐसे में समय के अभाव के कारण फिर मैं नियमित तौर से वो करंट अफेयर की क्लासेस करा नहीं पा रहा था। तो कम से कम ये चीज़ ये दिमाग में मेरे रखी है कि कम से कम आपको वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके बिना हम में से किसी का भी काम नहीं चल सकता, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो चाहे किसी भी अखबार में छपी हुई हैं, कम से कम मैं उनको आप तक पहुंचा पाऊं, ताकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो आपसे कभी भी मिस ना हो और मैं इस क्लास को डेली करा भी पाऊँ, कम से कम डेली कंटिन्यू रख पाऊँ। तो आज से इस थोड़े से बदले हुए करंट अफेयर्स के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा लेट आपके पास में आ रहा है। अगले दिन से कोशिश रहेगी कि आपके पास में यह नियमित तौर से बिल्कुल सही वक्त पर आपके पास में ये सेशन पहुंच जाए। दोस्तों, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है, उसमें जो हमारा यूपी है, इसको नंबर मिला हुआ है सेकंड। तो जो यूपी है, इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा स्थान मिला हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है। गाइज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि कहीं पर भी नए बिजनेस को करने के लिए आसान परिस्थितियां उपलब्ध कराने वाले राज्य। तो वो कौन से ऐसे राज्य है जिनमें नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियां रही, उनमें जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसको कौन सा रैंक मिला हुआ है, सेकंड रैंक मिला हुआ है। हमेशा की तरह क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर बरकरार है, मध्य प्रदेश चौथे और झारखंड 5वें स्थान पर है। यानी कि पहले स्थान पर कौन आ रहा है, वो आ रहा है हमारा आंध्र प्रदेश। दूसरे स्थान पर हमारा कौन आ रहा है, वो आ रहा है हमारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तीसरे स्थान पर हमारा कौन आ रहा है, वो तो चौथे स्थान पर कौन हमारा रहा है, वो आ रहा है हमारा एमपी। और 5वें स्थान पर कौन आ रहा है, वो आ रहा है हमारा झारखंड। तो कुल मिलाकर के ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जिन्होंने टॉप 5 रैंकिंग प्राप्त की हुई है। चलिए इस खबर को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। पहले बताता हूं मैं निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा हुआ है। कुछ राज्यों ने आर्थिक सुधारों को सुनियोजित तरीके से लागू करने और उन्हें जमीन पर उतारने के लिए प्रशंसनीय काम किया है। उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो विशिष्ट रहा। ये बात कही हुई है निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री। इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने क्या कहा है, ये उनकी भी मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि राज्यों की तरफ से उद्योग जगत के लिए माहौल में जितना सुधार किया जाएगा, देश में निवेश जुटाना उतना ही आसान होता जाएगा। दिल्ली जो है ये एक लंबी छलांग लगा करके 23वें स्थान से ऊपर आकर के सीधे 12वें स्थान पर आ गया है। हिमाचल प्रदेश को जबकि 7वीं रैंकिंग मिली हुई है। तो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी अपनी रैंक्स में सुधार किए हुए। यूपी दूसरे नंबर पर रहा है, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर और झारखंड 5वें स्थान पर रहा है। आप ये रैंकिंग जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, इसलिए मैं आपको इन डिटेल इसको बता दे रहा हूँ। इससे क्वेश्चंस जरूर बनेंगे आने वाली परीक्षाओं में। गाइस, देश में कारोबार के अनुकूल माहौल को बनाने यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। केंद्र की तरफ से कारोबार में सुधार कार्य योजना लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश को 2019 के लिए दूसरा स्थान दिया गया है। एक वर्ष पहले यह 12वें स्थान पर था। तो हम सीधे सीधे 12 स्थान से कौन से नंबर पर आ गए, सेकेंड नंबर पर आ गए। तो इतना ज़्यादा हमने 10 स्थान है उनकी हमने हाई जो है वो पाई हुई है। वैसे आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान बरकरार रखा है, जबकि तेलंगाना तीसरे स्थान पर आ गया है। तो कौन कौन से हैं 3 स्टेट्स, पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश से बॉर्डर साझा करने वाला कौन आ रहा है, तेलंगाना, चौथे नंबर पर एमपी और 5वें नंबर पर झारखंड। ठीक है, दिल्ली ने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया और हिमाचल प्रदेश ने भी काफ़ी अच्छा सुधार किया हुआ है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है इसका 7वां स्थान है, उत्तराखंड को 11वां स्थान मिला हुआ है। आप लोग अपने अपने स्टेट के हिसाब से याद रखिएगा। तो जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए यूपी तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो टॉप 5 है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए भी टॉप 5 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी स्टेट है वो भी आपको याद रखना है कि उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है कि खराब रहा है। तो आप अपने स्टेट का जान लीजिएगा, बाकी टॉप 5 तो आपको याद ही रखने हैं। वर्ष 2015 के मुकाबले हिमाचल और उत्तराखंड ने अपनी रैंकिंग में क्रमशः 10 व 12 स्थानों का सुधार किया हुआ है। इस दौरान 23 से 12वें स्थान पर ये लोग पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में छठे और हरियाणा जो है ये 16वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर को 21वां स्थान और बिहार को 26वां स्थान मिला है। इससे पता चलता है कि बिहार से जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है क्या है, वो बेहतर है। यह रैंकिंग केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की मदद से करनी शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब बात आ गई यूपीएससी की। यूपीएससी के लेवल से आपको याद रखना है, ये रैंकिंग जारी कौन करता है, तो ये जो रैंकिंग है ये जारी करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सहयोग किसका रहता है, सहयोग रहता है इसमें वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, इसमें राज्य सरकारों की तरफ से कंस्ट्रक्शन परमिट, श्रम कानून, पर्यावरण संबंधी पंजीयन,
सूचना व भूमि की उपलब्धता, सिंगल विंडो मानक बनाया जाना इत्यादि जो मानक हैं ये शामिल हैं। कौन कौन से मानक शामिल हैं फिर से देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन की परमिट देना, श्रम कानून यानी कि जो लेबर लॉज हैं वो, पर्यावरण संबंधी पंजीयन, इसके अलावा सूचना व भूमि की उपलब्धता व सिंगल विंडो के मानक बनाना। समारोह में जो है वाणिज्यिक जो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी रहे वो, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना को लागू करने की दिशा में इस तरह की रैंकिंग का विशेष महत्व बताया है। तो बात सही है। इससे क्या होता है कि दुनिया भर में कम से कम एक चीज़ जो साइन जाता है कि हमारे यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में क्या कुछ स्टेट की रैंक्स हैं और कहाँ कहाँ पर अच्छे प्रदर्शन जो राज्य हैं वो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो अच्छी हैं बिजनेस करने के लिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आई है। सबसे पहले आपको बता दूं ये रैंकिंग जारी कौन करता है, तो ये रैंकिंग जारी करती है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार जारी किसके साथ में करता है, तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के साथ में ये क्या करते हैं, हेल्प लेकर के इसको जारी करते हैं। पहला स्थान हमेशा की तरह किसके पास में है, आंध्र प्रदेश के पास में बरकरार है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश। तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। पाँचवें स्थान पर है हमारा झारखंड। इसके अलावा दिल्ली और हिमाचल जो है इन्होंने भी अपनी रैंकिंग में काफ़ी सुधार किया हुआ है। उत्तराखंड की रैंकिंग में भी अच्छा सुधार हुआ है। बिहार 26वें स्थान पर है, जबकि जम्मू और कश्मीर जो है वो 21वें स्थान पर है। तो ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब हम अपनी आज की दूसरी खबर को। दूसरी खबर गाइज है हमारी अरावली के पर्वत श्रृंखला से। तो जल्दी क्या होगा, फरीदाबाद गुरुग्राम जो मेट्रो है इस सफर के दौरान अरावली के मनोरम दृश्यों को भी यात्रियों को देखने को मिलेगा। इसके लिए जो मेट्रो लाइन है इसके निर्माण की शुरुआत के बारे में बात कन्फर्म हो गई है। तो चलिए मैं आज आपको अरावली से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में और साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। गाइज जो अरावली है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार जो गुजरात है, गुजरात से लेकर के नई दिल्ली तक इसका विस्तार है। जो राष्ट्रपति भवन हमारा है वो रायसीना हिल पर बना हुआ है और रायसीना हिल जो है ये अरावली का ही एक भाग है। अरावली जो पर्वतमाला है इसको डिवाइडर बिटवीन मेवाड़ और मारवाड़ कहा जाता है। इसके अलावा जो दिलवाड़े के जैन मंदिर हैं और जो माउंट आबू नामक प्रसिद्ध स्थान है राजस्थान के, ये सारे के सारे अरावली की पर्वतमाला में ही हैं। अब मैं आज आपको मध्य भारत की सभी पर्वतमालाओं के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात आती है जिसकी, वो तो आप अरावली के बारे में पढ़ ही चुके हैं, अरावली। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो वो आती है विंध्य। विंध्य की पर्वतमाला आप सारे लोग जानते हैं। तो अरावली हो गई, विंध्य हो गई। इसके बाद में एक पर्वतमाला और इंपॉर्टेंट है जो मध्य भारत में पड़ती है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा की पर्वतमाला ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अरावली हो गई, विंध्य हो गई, सतपुड़ा हो गई। इसके बाद में आती है मैकाल। ठीक है, तो अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर मांडव, गिरनार। गिरनार गुजरात में सबको पता है, गिर ये पर्वतमाला हो गई। तो मांडव, गिरनार, गिर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल, फिर मांडव, गिरनार, गिर। ये सारी मध्य भारत की पर्वतमालाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्डर से सारी पर्वतमालाएं ऐसे ही हैं। ठीक है, तो अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल, मांडव, गिरनार, गिर। इसके बाद में बात आती है कैमूर। तो कैमूर की बात हो गई। फिर उसके बाद में भांडेर, फिर इसके बाद में हजारीबाग, फिर कोडरमा, फिर रामगढ़, फिर गढ़जात। तो ये कुल मिलाकर के जो पूरी की पूरी मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल, मांडव, गिरनार, गिर, कैमूर, भांडेर, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गढ़जात। इसके लिए एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, मुझे कैसे ये याद है। इसकी एक ट्रिक है, अभिसम मांगेगी कभी हक राग। ठीक है, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल, मांडव, गिरनार, गिर, कैमूर, भांडेर, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गढ़जात। ये पूरी की पूरी जो मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हैं। उसी में जो अरावली है इसकी मैं विशेषताएं आपको बता चुका हूँ। रायसीना हिल गुजरात के पालनपुर से लेकर के नई दिल्ली तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर के नई दिल्ली तक फैली हुई है। रायसीना हिल यहीं पर है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया। इसके अलावा डिवाइडर बिटवीन मेवाड़ और मारवाड़ कहा जाता है। तो इसके अलावा जो हमारे दिलवाड़े के जैन मंदिर हैं जो अपने व्हाइट मार्बल के लिए जाने जाते हैं वो, अच्छा हाँ, व्हाइट मार्बल के लिए तो जाने जाते हैं, ये चीज़ तो आप जानते हैं। इसको बनाया किसने था, जो दिलवाड़े के जैन मंदिर हैं जो अपने व्हाइट जो मार्बल के लिए जाने जाते हैं, आपको बता देता हूँ ये दिलवाड़े के जैन मंदिर बनाए किसने थे। तो इसके लिए दो इसके वास्तुकार थे, एक का नाम था वस्तुपाल, दूसरे का नाम था तेजपाल। तो वस्तुपाल और तेजपाल इन लोगों ने क्या किया था, दिलवाड़े के जैन मंदिर जो है इनका निर्माण किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं गाइस, देख लेते हैं क्या है। अब भारत में जो बायोटेक की वैक्सीन है इसके दूसरे चरण का जो परीक्षण है ये कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए जो भारत की बायोटेक की कोरोना वैक्सीन है इसके दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। हैदराबाद स्थित दवा निर्माता कंपनी जो कोवैक्सीन है
के क्लिनिकल ट्रायल के लिए सभी जो जरूरी मंजूरियां थी वो दे दी गई हैं। तो भारत में भी अब क्या होगा, जो बायोटेक की वैक्सीन है इसके दूसरे चरण का जो ट्रायल है ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो SII है यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो भारत में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन है उसको वो क्या करेगा, तैयार करेगा। भारत में बायोटेक ने यह वैक्सीन जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको हम बोलते हैं ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी कि जो हमारा NIV है पुणे के साथ मिल करके इस वैक्सीन को तैयार किया हुआ है। तो ICMR और इसके अलावा NIV जो है ये मिल करके इसको तैयार कर रहे हैं। गाइस, चीनी हरकतों की जो निगरानी है वो अंतरिक्ष से हो रही है। एक खबर ये यहाँ पर छपी हुई है, जो पूर्वी लद्दाख है यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि जो हमारा LAC है यानी कि जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर चीन बार बार क्या कर रहा है कि इसका उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना हर बार उसकी साजिश को नाकाम कर रही है। चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी जो है PLA की थोड़ी सी हलचल भी करती है, तो इसका अलर्ट पहले भारतीय जवान उसके इरादों को नेस्तनाबूद करने में पल भर की देरी नहीं लगा रहे हैं। दरअसल जो LAC पर अंतरिक्ष अदृश्य जासूस सैटेलाइट से चीन की हरकतों पर क्या की जा रही है, नजर रखी जा रही है। तो भारत के लिए कम से कम ये अच्छी खबर है कि हम अंतरिक्ष में थोड़ा सा मजबूत हुए हैं, जिसका फायदा अब हमें बॉर्डर्स पर देखने को मिल रहा है। गाइस, जो अनंत विजय है इनका एक लेख छपा हुआ है आजकल में कि जो फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया है यह समकालीन होनी चाहिए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड देश में फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन की मंजूरी देते हैं। फिल्मों का प्रमाणन भी जरूरी है। बोर्ड को इस बात पर ध्यान देना होता है कि फिल्मों के माध्यम से कोई ऐसा संदेश न पहुंचे जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो या अव्यवस्था फैलने का अंदेशा हो। इसके उलट OTT पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के प्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिनके तमाम दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इस संबंध में सरकार को शीघ्र ही नियामक का गठन करने के बारे में विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस, जो खासतौर से इन्होंने जो वेब सीरीज हैं और जो बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग वीडियोज़ बना करके डाल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई सेंसरशिप नहीं है, तो उस चीज़ को जो उस चीज़ से एक बड़ा खतरा समाज के लिए उत्पन्न हो रहा है, उस पर जो प्रकाश डालता हुआ ये अनंत विजय जी का जो लेख है, एक इंपॉर्टेंट लेख है। इसको मैं पढ़ूंगा तो फिर इसको इन डिटेल कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इसको आपको भेजने वाला हूं, तो आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने उससे जुड़े हुए अधिनियम और बाकायदा ईयर वाइज तरीके से काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो दिए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा लेख है, इंपॉर्टेंट लेख है। भारत के रणनीतिक जवाब से चीनी सेना हैरान खुद को फंसा हुआ पा रही है। तो भारत कुल मिलाकर के अब जो भारत की स्थिति है धीरे धीरे करके वो बॉर्डर पर हमें मजबूत दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि वो भारत चीन के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि लद्दाख सीमा पर दोनों देशों के बीच में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं। गाइस, पनीर वाला गांव के नाम से जाने लगा है जो रैतू की बेली है, वो उत्तराखंड के टिहरी जिले में इस गांव में पनीर बेच करके प्रतिमाह 35,000 तक रुपए पर जो परिवार है वो कमा रहा है। पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 15,000 की आबादी वाले गांव में जो 90% परिवार हैं वो पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तो जो पनीर वाला गांव है गाइस, ये उत्तराखंड में ये एक अच्छी चीज़ है कि जो हम एक तरीके से अपने व्यवसायों में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक हद तक हम कहें तो काफ़ी राहत भरी खबर हो सकती है। परमाणु सिद्धांत के जनक थे ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। कल इनका था बर्थडे। मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, इनका जन्म हुआ था 1766 में और इंग्लैंड में ये जन्मे थे। इन्होंने परमाणु सिद्धांत का जो है वो खोज इसकी की हुई थी, इन्हें इसका जनक कहा जाता है। इन्होंने ये दुनिया को बताया था कि कभी भी कोई पदार्थ बेहद छोटे कणों से बना होता है। तो उन्होंने ये बताया था कि जो बहुत छोटे छोटे कणों से कोई भी पदार्थ होता है वो बना होता है, इन्हें ही एटम या अणु कहा जाता है। 1803 में इन्हें अपने परमाणु सिद्धांत को दुनिया के सामने पेश किया था। विज्ञान की दुनिया में ये बहुत बड़ी खोज थी। कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी की खोज भी जॉन डाल्टन ने ही की हुई थी। 27 जुलाई 1844 में 78 साल की उम्र में ये दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया था। रोमन स्पेस टेलीस्कोप का जो मुख्य लेंस है वो तैयार हो गया है। जो निष्कासित ग्रह हैं इनकी खोज करने के लिए ब्रह्मांडी पिंडों को एकत्र किया, जो ब्रह्मांडी पिंड हैं इनसे इनके जो प्रकाश है वो इसके लिए एकत्र किया जाएगा। अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा इसके वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी दी हुई है। तो जो रोमन स्पेस टेलीस्कोप है इसका मुख्य लेंस तैयार हो गया है, ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मैक्सिको की आज़ादी का जश्न। कोरोना की वजह से दुनिया भर में जश्न मनाने के तौर तरीके भी बदल गए हैं। मैक्सिको में इस वर्ष 210वें स्वतंत्रता दिवस के सार्वजनिक समारोह पर अवसर पर जो है कोई भी समारोह आयोजित किए जाने से परहेज की गई। स्पेन से आज़ादी के उपलक्ष्य में शहर की प्रमुख इमारत पर रोशनी की गई है और देश की प्रमुख हस्तियों की रोशनी से पोर्ट्रेट बनाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हर साल 16 दिसंबर काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता था। सितंबर को एल मेसा डे ला पेट्रिया अथवा मातृभूमि का महीना कहा जाता है। तो 210वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है कौन? मैक्सिको।
महामारी ने घटाया ग्लेशियरों में इंसानी दखल। गाइस, जो इस साल सीमांत के प्रसिद्ध ग्लेशियरों तक नहीं पहुंचे ट्रैकर, पिछले साल तक ट्रैकिंग के लिए पहुंचते से 5 से 10 हज़ार पर्यटक। तो महामारी की वजह से जो इंसानों का हस्तक्षेप था ग्लेशियरों में, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। दुनिया को अगले साल के मध्य में उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता अगले साल 2021 के मध्य तक ही संभव हो पाएगी। तब तक सभी देशों के लोगों को दैनिक जीवन में सावधानी का पालन करना होगा। ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कही हुई है। गाइस, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने भारत और ईरान रिश्तों के बीच में गर्माहट बढ़ाई है। ये मास्को से लौट रहे थे और तेहरान, यानी कि जो ईरान की राजधानी है तेहरान, उनके आग्रह पर ईरानी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपने समकक्ष से बात की हुई है। ईरान की जो राजधानी तेहरान है, यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपने ईरानी समकक्ष ब्रिगेडियर जनरल हामिद हातमी के साथ में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लगातार चल रहा है और भारत और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों के कारण जो ईरान है वो धीरे धीरे चीन की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी के चलते हुए जो मॉस्को से लौटते हुए हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं वो ईरान गए थे, वहाँ पर एक बैठक हुई है जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात को लेकर के भी और इसके अलावा फारस की खाड़ी की स्थिति पर भी इन दोनों लोगों के बीच में आपस में चर्चा हुई है। गाइज, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए तमाम सारे जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं यहाँ से कि जिला अदालतों में करीब 5453 पद जो जजों के हैं वो खाली हैं। तो सरकार से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम हम लॉ वालों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में 3244 से ज़्यादा पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो इन पे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई करें तो फिर और भी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। जस्टिस खन्ना के फैसले से बदल गया था भारतीय केस का रुख। गाइस, टाइटल से जो है एक खबर और यहाँ पर छपी हुई है और ये खबर है हमारी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाली। तो केशवानंद भारती के केस में 6 न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश जो MS सीकरी थे, इसके अलावा JM सेलेट थे, NN ग्रोवर थे, P जगनमोहन रेड्डी थे, KS हेगड़े थे और AK मुखर्जी थे। इन्होंने व्यवस्था की थी कि संसद जो संशोधन है उसके मूल ढांचे को ये नहीं बदल सकते हैं। तो जो केशवानंद भारती वाला मामला था, ये क्या था कि इसमें जो संविधान का मूल ढांचा है इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाकी 6 न्यायाधीशों में जिसमें AN रे थे, DD पालेकर थे, KK मैथ्यू थे, MH बेग थे, SN द्विवेदी थे और DY चंद्रचूड़ थे, इन्होंने कहा था कि संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार है। ऐसी स्थिति में जस्टिस HR खन्ना का फैसला जो था वो केस का रुख बदलने वाला साबित हुआ। जस्टिस खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश MM सीकरी, JM सेलेट, NN ग्रोवर, PN जगनमोहन रेड्डी, इसके अलावा जगनमोहन रेड्डी, KS हेगड़े और AK मुखर्जी से सहमति जताई कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि संशोधन के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बदलकर तानाशाही या राजशाही लाना, लोकसभा और राज्यसभा को खत्म करना तथा धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि जस्टिस खन्ना ने फैसले में यह भी कहा कि संसद से मौलिक अधिकारों में बदलाव का पूरा हक छीन लेना ठीक नहीं है जब तक कि उससे मूल ढांचा ही ध्वस्त न होता हो। साथ ही यह भी कहा कि संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचे का हिस्सा नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानांत सिंह कहते हैं कि इस केस का रोचक प्रकरण है कि जस्टिस खन्ना ने चीफ जस्टिस सीकरी व अन्य 5 जजों की राय से सहमति जताकर आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पर अपनी मोहर लगा दी, लेकिन इस फैसले में जिस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का जन्म हुआ उसका फायदा केस के याचिकाकर्ता केशवानंद भारती को नहीं मिल पाया, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचे का हिस्सा नहीं माना था। ज्ञानांत बताते हैं कि इस फैसले के बाद में जस्टिस JM सेलेट, KS हेगड़े, NN ग्रोवर, जिन्होंने संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ फैसला दिया था, उनकी जगह उनसे कनिष्ठ जस्टिस NN रे को सरकार ने मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इसके विरोध में इन तीनों न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। केशवानंद भारती का फैसला सुनाने के दूसरे दिन मुख्य न्यायाधीश सीकरी सेवानिवृत्त हो गए थे। यह पहला मौका था जब सरकार ने वरिष्ठों की अनदेखी कर कनिष्क को मुख्य न्यायाधीश बनाया था, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जब जस्टिस NN रे रिटायर हुए तो जस्टिस HR खन्ना वरिष्ठतम न्यायाधीश थे जिन्हें मुख्य न्यायाधीश बनना था, लेकिन सरकार ने उनके बजाय उनसे कनिष्क MH बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इसके बाद में क्या हुआ कि और जस्टिस खन्ना ने विरोध में क्या किया कि इस्तीफा दे दिया। ये देखने वाली बात थी कि सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले 2 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए थे और 4 की वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्कों को
मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इतिहास में ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं हुआ। सिंह यह भी बताते हैं कि जस्टिस रे की सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहली बार किसी जज को फेयरवेल नहीं दिया। जस्टिस रे का करीब 98 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। उस समय SCBA के अध्यक्ष जो थे वो थे राम जेठमलानी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में जस्टिस रे की श्रद्धांजलि में कहा कि वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, भगवान उन्हें अपने पास ही रखें ताकि वे दोबारा इस कोर्ट में ना आए। तो जस्टिस खन्ना का जो फैसला था गाइस, उसने केशवानंद भारती का जो पूरा का पूरा मामला था उसके रुख को बदल करके रख दिया था, और ये फैसला हुआ था कि जो संसद है उसको संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि इसका फैसला जो केशवानंद भारती थे, इसका लाभ उनको नहीं मिला था क्योंकि वो चाहते थे कि संपत्ति के राइट को भी मौलिक अधिकार समझा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो ये थी आज की अंतिम खबर, आज के अखबारों की सभी प्रमुख सुर्खियां जिन पे आज हमने कुल मिलाकर के चर्चा की हुई। खासतौर से जो राजनाथ सिंह जी का ईरान और मॉस्को दौरा है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रोमन स्कोप टेलीस्कोप है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमें जान के रखनी है। खासतौर से जो हमने आज पहली खबर अपनी आज जहाँ से स्टार्ट हमने किया होता, वो खबर आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है उसमें यूपी हमारा जो है वो सेकंड नंबर पर है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, तेलंगाना तीसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है, और इसके अलावा जो झारखंड है वो 5वें स्थान पर है। तो थैंक यू सो मच।